Good morning, students. I'm Mirvashi, your biology mentor, and today we are going to start human reproduction. And I hope you know we are studying for IAT, that is ISER Aptitude Test 2026. और आज इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आई ट्राई टू कवर एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग रिविजन ही कर रहे हैं एक तरीके से. तो आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी एक बारी, और आज हम इसे दोबारा पढ़ लेंगे. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पहले मुझे बताओ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. मैंने क्या बोला कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो प्रोड्यूस करेगा एक न्यू इंडिविजुअल को. ठीक है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा जो कि उसी के स्पीशीज का होगा, सेम स्पीशीज. ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन. अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि क्या एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, इंडिविजुअल के सर्वाइवल इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए क्या रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है? आप कहोगे नहीं, पर मैं वही पूछूं कि एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्या रिप्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट है? देन यू विल से यस, क्योंकि लाइक रिप्रोडक्शन की वजह से ही कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. तो हम लोग आज रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. उससे पहले मैं आपको पूछ लूँ तो ये भी आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वेरएज सेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. तो आई होप आपको पता होगा. लाइक ह्यूमंस, आप ह्यूमन में आते हो ना, तो आपके दो पेरेंट्स है ना, सिंगल पेरेंट तो है नहीं. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल प्रोसेस बिकॉज दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. पहले तो मेल गैमेट बनना, जैसे कि मेल गैमेट कहाँ बनता है? लाइक मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जो कि होता है टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस में आपका मेल गैमेट बना. मेल गैमेट का मतलब, मेल गैमेट क्या है आपका? मेल गैमेट होता है स्पर्म. ठीक है, ऐसे सिमिलरली फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बना आपका फीमेल गैमेट, जो कि क्या है? ओवम या एग भी बोलते हैं. ओवम और एग. ठीक है, और एग. तो इनका फॉर्मेशन और फ्यूजन, अब दोनों गैमेट्स बन गए. ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं एंड दे विल फॉर्म जाइगोट. और लाइक देखो यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. आपका लाइक जो अल्टीमेट गोल है वो है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना. तो ऐसे ही होता है, पहले फॉर्मेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट बहुत सारे क्लीवेज डिविजन्स के थ्रू जाएगा, बहुत सारे क्लीवेज होंगे इसमें, एंड देन इट विल अल्टीमेटली फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो कुछ इवेंट्स होते हैं लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो कि आप सीरीज वाइज याद रख लो. ये आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाएगा. इसको देख के फिर आप लाइक आगे जब हम पढ़ेंगे इनको ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज गेमीटोजेनेसिस. गेमीटो का मतलब गेमीट्स, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है. तो गेमीट्स का फॉर्मेशन, स्पर्म हो गया. ठीक है, कहाँ से आता है? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, एंड ओवम कहाँ से आता है? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी. तो इन लोग का फॉर्मेशन कैसे बनते हैं वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज गेमीट बन गए. अब जैसे लाइक गेमीट्स एक मेल में बना, एक फीमेल में बना, फिर उनको फ्यूज करने के लिए या उनका फ्यूजन होने के लिए उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना पड़ता है. तो दैट्स वाई इंसेमिनेशन अकर्स. इंसेमिनेशन मतलब एंट्री, सेमिन
मतलब सीमेन से वो वर्ड से रिलेटेड है, तो मैं बताऊंगी सीमेन क्या होता है। तो आप ये कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ sperm into female genital tract। ठीक है, तो इंसेमिनेशन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब दोनों लाइक गैमीट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए, अब नाउ दे कैन फ्यूज। तो फर्टिलाइजेशन उसी को बोलते हैं, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, इंसेमिनेशन, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लाइक उनको पास में आना पड़ेगा फ्यूज होने के लिए, एंड देन फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो चुका है। फिर फ्यूजन होने के बाद इम्प्लांटेशन होती है, लाइक अब फ्यूज हो गए मेल और फीमेल गैमेट, बट उनको इम्प्लांट होना है जहाँ आपका लाइक एम्ब्रियो डेवलप होगा वहाँ जाके। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जाइगोट आपका जैसे पहले तो आपके गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, वो दोनों मिक्स होते हैं तो आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट मल्टीपल क्लीवेज परफॉर्म करेगा, 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी, मोरुला बनेगा। लास्ट में एक स्टेज आता है जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एक स्टेज आता है बीच में ब्लास्टोसिस्ट। तो वो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज जो होता है वो आके यूटेराइन वॉल मतलब यूट्रस की वॉल में, सपोज दिस इज यूट्रस, और यहाँ पे यूटेराइन वॉल में आके वो इम्प्लांट मतलब अटैच हो जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज ये दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, ये आके यूटेराइन वॉल में अटैच हो गया। तो दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी को आप लाइक साइंटिफिक टर्म्स में जेस्टेशन पीरियड कहते हो। जेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट भी होती है इसमें और डिफरेंशिएशन भी होता है। डिफरेंशिएशन, अब जैसे कि आपको अगर पता हो कि ह्यूमंस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर होती है। ठीक है, तो 3 जर्म लेयर से ही आपके लाइक आपको पता हो जैसे मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, तो ये तीनों जर्म लेयर से ही आपके सारे ऑर्गन्स बने होते हैं, ओरिजिनेट हुए होते हैं। तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट तो हो ही रही है, डिफरेंशिएशन भी होता है, जैसे कि काम असाइन करना। आपका एक हार्ट है जो पंप कर रहा है, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि काम बांटना। तो जब जेस्टेशन पीरियड के थ्रू मतलब जेस्टेशन पीरियड में ही वो सब काम हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है और डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। ठीक है, फिर लाइक पूरी डेवलपमेंट हो गई, फिर होता है पार्चुरेशन, दैट इज नोन एज चाइल्ड बर्थ, या आप इसे चाइल्ड डिलीवरी भी कह सकते हो। लास्ट में आता है लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड, या फिर आप इसको कह सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग। लाइक अब जो न्यूबॉर्न है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो लाइक उसको मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उसको खूब सारा नरिशमेंट मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग ये आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे, ये बस आपको एक ओवरव्यू मिला है। ठीक है, दीज इवेंट्स अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, हार्मोन्स का लाइक फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस आपको दिखने को मिलेंगे मेल्स और फीमेल्स में, दोनों में। मेल्स में जैसे वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है लड़कों की, और फीमेल्स में क्या होता है कि इंक्रीमेंट इन ब्रेस्ट होता है। आप देखोगे मेल्स और फीमेल्स दोनों में लाइक हेयर ग्रोथ बढ़ने लगती है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, नाम से ही पता चला है, स्पर्म का बनना। जेनेसिस मैंने बताया ना, फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है, लाइक मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है, उनके पूरे लाइफ में वो स्पर्म बना सकते हैं। बट oogenesis, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग कह लो, वो फीमेल्स में आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मीनोपॉज आ जाता है।
तो ये भी एक लाइक डिफरेंस है मेल्स एंड फीमेल्स में, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से रीजन में होता है। देन सो इट इज प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। आपने पेल्विक गर्डल सुना होगा, बोन का नाम है, ठीक है। तो पेल्विक रीजन में ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स में भी पेल्विक रीजन में ही होता है, ठीक है। एब्डोमेन के थोड़ा सा नीचे आप पेल्विक रीजन देखोगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो आपको दिखेगा पेयर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है फिर से? पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका पेनिस और स्क्रॉटम दोनों आ जाएंगे। स्क्रॉटम क्या होता है? स्क्रॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ही पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका स्क्रॉटम हो गया एंड दीज बोथ आर टेस्टिस, ठीक है। एक टेस्टिस के लिए टेस्टिस बोलोगे और दोनों के लिए बात कर रहे हो तो लाइक स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें इसकी कुछ लाइक लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ओवल शेप्ड होता है टेस्टिस आपका, ओवल शेप्ड होता है, तो मतलब इसकी विथ 2 to 3 सेंटीमीटर है एंड लेंथ आप देखोगे 4 to 5। तो 2, 3, 4, 5 आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्रॉटम बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा कट गया है, पर स्क्रॉटम आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो ये टेस्टिस है, ठीक है। ये थोड़ा साइड व्यू है इसलिए आपको लाइक दोनों नहीं दिख रहे हैं, बट पेयर्ड में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। फिर स्क्रॉटम की बात करते हैं। तो स्क्रॉटम क्यों प्रेजेंट होता है? लाइक जनरली स्क्रॉटम इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे हेल्प करता है? इट प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर, ठीक है। देखो मैंने लेस लिखा है, लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। तो 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है देन बॉडी टेम्परेचर, ताकि इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई? फिर हम लोग टेस्टिस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो मैंने ये बताया कि स्क्रोटम में ऐसे प्रेजेंट होता है और टेस्टिस आप कह लो, ये टेस्टिस हो गया आपका, ये वाला अंदर का पार्ट पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक डेंस कवरिंग होती है। डेंस कवरिंग किसकी होती है? डेंस कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की डेंस कवरिंग होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे ये जो कवरिंग होगी ऐसे ये डेंस कवरिंग होगी, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होगा। तो मैं अभी डायग्राम बना के बताऊंगी, या मैं हम लोग बात ही कर लेते हैं, पहले उसी की बात कर लेते हैं। ये हो गया टेस्टिस, ठीक है। इसके आउटसाइड ये कवरिंग प्रेजेंट होगी, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की डेंस, ठीक है, डेंस। अगर आपको लाइक मतलब पूछता है रीजनिंग वाले क्वेश्चन में कि लूज कवरिंग होती है, तो आप गलत लिख दोगे, ठीक है, डेंस कवरिंग होनी चाहिए। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर ये आपका पर्पल कलर से मैंने टेस्टिस बना दिया है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस में ना ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये थोड़ा सा इनवर्ड इन्वेजिनेट करता है, लाइक अंदर तरफ बढ़ जाता है और कुछ कंपार्टमेंट्स बना देता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ कंपार्टमेंट्स बना देता है। अब ये कितने कंपार्टमेंट्स बनाता है, रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
तो इन कंपार्टमेंट्स को लाइक 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इनको आप बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स, यहाँ कंपार्टमेंट्स नहीं लिखा, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हो। इन 250 कंपार्टमेंट्स में, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड। ठीक है, 1 to 3, एक एक में मिनिमम मान लो 1 हो सकता है और मैक्सिमम 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर व्हाट? सेमनी सेमिनी ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो 1 to 3 ईच लोब्यूल। ठीक है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी होंगे, इसमें भी कंपार्टमेंट होंगे। तो 250 कंपार्टमेंट्स में ईच लोब्यूल कंसिस्ट 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनता है। अच्छा, मैंने बताया ना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। ये याद रखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ही स्पर्म बनते हैं। उसमें भी अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफिक होना है कि उसमें भी कहाँ स्पर्म बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लाइक टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके बनते हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में भी अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं 1 to 3। ठीक है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही लाइन होते हैं दो टाइप के सेल से, मतलब दो टाइप के सेल्स लाइन करते हैं इनको। एक होता है आपका मेल जर्म सेल विच इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आपका मेच्योर होता है या डिवाइड होता है, लाइक डिवाइड होगा फिर मेच्योर होगा और स्पर्म बनाएगा। ठीक है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल आप समझ लो कि यही लाइक स्पर्म बनाएगी। एक सेल ये हो गया। दूसरा सेल क्या होता है? सर्टोरी सेल्स होते हैं। सर्टोरी सेल्स क्या करते हैं? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द जर्म सेल और स्पर्म को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यही हम लोग इस डायग्राम पे थोड़ी देर बाद आएंगे, या अभी आपको देखना हो तो चलो देख ही लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। लगे हाथ, यहाँ पे आप देखो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? आपका मदर सेल होता है, मतलब ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये बनाएगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ही क्या होता है? इट इज नन अदर देन स्पर्म, इसका ही साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, और ये हेप्लॉइड होते हैं, स्पर्म्स आपके हेप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पर्म बन गया, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और देखो ये तो आपके लाइक किसकी लाइनिंग है? दिस इज व्हाट? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आसपास आप देखोगे कि इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। ये पिंक कलर के से जो बना है ना, रुको, ये पिंक कलर से जो स्पेस बना है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं आप इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस स्पेस में और भी कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, इम्यूनोकॉपुलेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स, इन्हीं सेल्स को आप लिडिक सेल्स भी बोलते हो, जो क्या करते हैं? वेट, इन्हें आप क्या बोलते हो? लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स ही क्या करते हैं? ये बनाते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या होते हैं? दीज आर मेल सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। लाइक ये एक ह्यूज यूनिट समझ लो, इसके अंदर खूब सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन आपने सुना। कलेक्टिवली अब ये समझो कि जो लिडिक सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंड्रोजेंस विच आर मेल सेक्स हार्मोन। तो ये हमने स्टोरी समझ ली थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। ठीक है, वापस हम उसी डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिस होता है, ये स्क्रोटम हमने पढ़ लिया।
टेस्टिस की 4 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रेक्टम और एनिस, ठीक है। ये चीज़ें तो अब अभी ये नहीं देखने हैं आपको। अब हम आते हैं लाइक हम लोग एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। मैंने बताया पेनिस और स्क्रोटम आता है इसमें, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिस इज नोन एज पेनिस, दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख रहे हो, इसके लाइक ये बल्जिंग आउट वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको आप बोलते हो क्या, ग्लैंड्स पेनिस। और यहाँ इसको आप फोर स्किन बोल देते हो, ठीक है। लूज स्किन होती है, इसी को फोर स्किन बोल देते हो। और यहाँ पे ये ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, मतलब जहाँ ओपन होता है, ओपनिंग दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीएटस। लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया हेल्प करता है फॉर इरेक्शन, लाइक ये इरेक्ट होता है, एंड देन इट विल कॉज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कौन कराता है, कौन सा ऑर्गन कराता है, दैट इज पेनिस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका, जैसे मैंने बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ें होंगी, एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका टेस्टिस आ गया, बाकी बची हुई चीज़ें आप ले लो कि वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हो गई, जैसे कि मेल एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, जहाँ पे आप उसको कह सकते हो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जहाँ पे आपका मेल एसेसरी डक्ट होता है और मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो हम लोग पहले ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है सेमिनल वेसिकल होता है, ये पेयर्ड होता है, मतलब 2 प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड आपका 1 सिंगल प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 पेयर्ड में प्रेजेंट होता है। फिर इन ग्लैंड्स की कुछ सिक्रीशन होती है विच इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा आपका रिच इन फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम भी इसमें प्रेजेंट होता है, और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यू शुड नो कि कंपोजिशन क्या है सेमिनल प्लाज्मा का। सेमिनल प्लाज्मा क्या है, इट्स नन अदर देन जस्ट ग्लैंड सिक्रीशन। तो ग्लैंड सिक्रीशन का मतलब सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म आपका बनाता है सीमेन। सीमेन कहाँ आपने सुना था, इंसेमिनेशन में, ठीक है। इंसेमिनेशन जब मैंने बताया था ना, तो वहाँ पे सीमेन वर्ड आया था। सीमेन का मतलब सिर्फ स्पर्म नहीं होता, इट्स स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रीशन विच इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को आप काउपर्स ग्लैंड भी कहते हो, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फिर यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा उधर से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये पूरा एक्सटेंड करता है थ्रू आउट, किसमें, पीनिस में पूरा थ्रू आउट एक्सटेंड करता है, एंड ओपन्स इनटू urethral meatus. This opening is called urethral meatus, ठीक है। This was about your glands. Now we will be studying about male accessory duct. तो देखो बच्चों, मेल एसेसरी डक्ट में आपको लाइक स्पर्म का पाथ पता चलेगा, तो ये पाथ आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो डक्ट की बात करूँ मैं, तो डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट होगा किसका, स्पर्म का। कहाँ से होगा, जब स्पर्म बनेंगे तब ना होगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका लाइक ओरिजिन पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होने वाला है सब चीज़ें, स्पर्म बना, अब वो रेटी टेस्टी में आया। रेटी टेस्टी आपकी ये देखो, ये डॉटर लाइक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में अलग से दिख रहा है, तो ये रेटी टेस्टी होते हैं। रेटे का मतलब ही मैंने लाइक अगर आप प्लांट्स में लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन जानते हो, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी छोड़ो। रेटे टेस्टी आपका पहला डक्ट होता है, उसके बाद वो जाता है वासा इफरेंशिया में। ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपकी वासा इफरेंशिया हुई। अब ये ध्यान देना कि ये जो टेस्टिस है, इसकी बाउंड्री अगर मैं बना दूँ, तो देख रहे हो आप वासा इफरेंशिया टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जा रही है, ठीक है। स्पर्म बाहर जा रहा है थ्रू वासा इफरेंशिया, किसके बाहर जा रहा है, टेस्टिस से बाहर जा रहा है। अब फिर आती है वासा इफरेंशिया, खुलती है इन एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, ये पूरा आपका एपिडिडाइमस है।
ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है ईच टेस्टिस के, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पर्म फिर इस इपिडिडाइमस से ट्रेवल करते हुए कहाँ जा रहा है, वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस क्या करती है, देखो ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है एंड इट विल एसेंड्स टू एब्डोमेन। एसेंड्स का मतलब ये ऊपर चढ़ती है एब्डोमेन के साइड, एब्डोमेन के साइड चढ़ती है एंड इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। एसेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है एंड देन इट विल लाइक ये जो वास्ट डिफरेंस की जो डक्ट होती है ये फ्यूज हो जाती है सेमिनल वेसिकल के। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वास्ट डिफरेंस की जो डक्ट होती है ये मिलके सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ क्या बना लेती है, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, क्या बताओगे, वास्ट डिफरेंस की डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट जब फ्यूज हो जाती है तो एक कॉमन डक्ट बना लेती है जिसको आप बोलते हो इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, ये होती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। सेमिनल वेसिकल की डक्ट आई, अब पीछे से ये आ गई वास्ट डिफरेंस की और ये कॉमन पैसेज बना लिया इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट फर्दर ओपन होती है यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में ओपन हुई एंड देन यूरेथ्रल मियोटस से बाहर आ जाएगा स्पर्म, ठीक है। दिस वाज द पाथ ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या था फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल में बना, ठीक है, स्पर्म बना, फिर वो कहाँ आया, रेटिटेस्टी में, रेटिटेस्टी के बाद कहाँ आया, वासा एफरेंशिया में, ठीक है, वासा एफरेंशिया। फिर उसके बाद कहाँ गया, इपिडिडाइमस में गया, सॉरी इपिडिडाइमस में गया। फिर उसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हो गया, फिर यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मियोटस से बाहर आ गया, ठीक है। तो मैंने शॉर्टली आपको एक बारी वापस पाथ बना दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखोगे जो कि थोड़ा बहुत करस्पॉन्ड करेंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एंड इट इज़ वेरी इजी बिकॉज ऑफ दैट कि आप काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर लोगे कि हाँ यहाँ पे ये इसको ये बोलते हैं एंड इसको ये बोलते हैं। लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ओवम का फॉर्मेशन ओजेनेसिस होता है इन फीमेल्स। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग लेके चलोगे तो आपको इजीली याद करने में बहुत लाइक ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और मैं आपको बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा पेल्विक रीजन बोल दिया या लोअर एब्डोमेन भी बोल दिया तो दोनों एक ही बात होती है। मैंने आपको बताया है कि पेल्विक रीजन कहाँ होता है, लाइक एब्डोमेन के नीचे होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट इज ओवरीज। जैसे कि मेल्स में होता है क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं। एंड ओवरीज डू व्हाट दे, जैसे कि मेल्स में आपने पढ़ा कि हाँ वो स्पर्म बनाते हैं, ओवरीज टेंड टू फॉर्म व्हाट, फीमेल गैमीट दैट इज ओवम। एंड हॉर्मोन्स भी बनाते हैं जैसे कि मेल्स में भी बनाया उन्होंने, ओवरियन हॉर्मोन्स फीमेल्स में बनते हैं बाय ओवरीज, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका ओविडक्ट हो गया। ओविडक्ट क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसे। ओविडक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है जनरली। वो मैं बता दूं तो ओवम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है आपका, ठीक है। अच्छा ट्रांसपोर्ट क्यों होना है, क्योंकि लाइक फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होती है, ठीक है, मैं भी बताऊंगी कैसे क्या है लोकेशन है। एम्प्यूला में होती है तो ओवम को ओवरी से एम्प्यूला में आना, एम्प्यूला के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एंड जाइगोट बन जाता है, फिर वो मल्टीपल क्लीवेज शो करता है ना, क्लीवेज डिवीजन होते हैं उसमें, फिर वो जाके यूट्रस की वॉल पे लाइन करता है, जो कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया है पिछले लेक्चर की वीडियो में कि यूटेराइन वॉल से अटैचमेंट होती है।
तो वो सब चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड आपका पार्ट होता है, दैट इज यूट्रस एंड देन सर्विक्स। सर्विक्स होता है एंड देन वजाइना। यूट्रस को आप वोम भी कहते हो, ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वजाइना आपका इंटरनल जेनिटेलिया में आ जाता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद कुछ एसेसरी डक्ट्स दी गई थी ना, तो एसेसरी डक्ट्स इसमें आप कंसिडर कर सकते हो ओविडक्ट को, यूट्रस को और वजाइना को, ठीक है। सर्विक्स तो एक पार्ट हो गया, तो इन तीनों को आप लाइक एसेसरी डक्ट्स में काउंट कर सकते हो अगर आपको ऐसे करस्पॉन्डिंग लेके चलना है तो। फिर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज पार्ट्स आर अलोंग विथ मेमोरी ग्लैंड्स, these parts along with mammary glands are integrated structurally and functionally। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, जो ब्रेस्ट होती है इन फीमेल्स, तो उसके साथ ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी मैंने पार्ट्स बताए, ये इंटीग्रेटेड वे में फंक्शन करते हैं टू सपोर्ट व्हाट, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है, ओवम का निकलना फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हो जाता है तो ओवम निकलता है, दैट इज ओव्यूलेशन। मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या होता है, कुछ खास नहीं है इस चीज को, मैं मतलब एकदम इजी आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कराते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इंटरेक्शन, ठीक है। और ये इंटरेक्शन कहाँ होगा, एम्प्यूला में होगा। चलो मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो ये है एम्प्यूला, ओविडक्ट का पार्ट है, ठीक है। एम्प्यूला में होगा फर्टिलाइजेशन। तो लाइक स्पर्म को भी एम्प्यूला तक ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तो स्पर्म वजाइना के थ्रू, सर्विकल कैनाल के थ्रू, यूट्रस से वो जाता है एम्प्यूला के साइड, इस्थमस को क्रॉस करते हुए। फिर ये ऑल्सो दे हेल्प इन प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में भी हेल्प करते हैं। लाइक कुछ कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे अभी आगे। एंड मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हाँ, मेमोरी ग्लैंड्स किस में हेल्प करते हैं, टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क टू द बेबी। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, मदर प्रोवाइड करती है ना, फीमेल, ओके। अब हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इन फीमेल्स, डू नॉट फॉरगेट दैट। अब हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, तो दे आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं। इसके बाहर के साइड एपिथेलियम लेयर होती है जो कि स्ट्रोमा को इंक्लोज करती है, ठीक है। अंदर की चीज को आप स्ट्रोमा बोलते हो। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। उसका एक कॉर्टेक्स होता है एंड एक मेड्यूला होता है। कॉर्टेक्स आपका आउटर लेयर है, जैसे कि समझ में ही आ रहा है कॉर्टेक्स नाम से ही, एंड मेड्यूला आपकी इनर लेयर है, ठीक है। ये दो चीज याद रखो। ये थोड़ा सा आपका ओवरी का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। ओवरीज जो देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसे लगी हुई है ना, ऐसे हवा में नहीं लगी होती है, इनको सपोर्ट करते हैं कुछ लिगामेंट्स। यहाँ पे ऐसे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बोथ द ओवरीज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में, बात कर लेते हैं। और यूट्रस से बात करने से पहले हम लोग फेलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ओवरी होता है, ओवरी से आपका ओवम निकला जो कि कलेक्ट होता है, उसकी कलेक्शन कौन करता है, जल्दी से फिम्ब्रे उनको कैच कर लेते हैं। तो करेक्शन ऑफ ओवम इज डन बाय फिम्ब्रे, जो कि इनफंडिबुलम का पार्ट है, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इनफेंडिबुलम फनल शेप्ड का होता है। अब देखोगे इसको तो ये ऐसा ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा फनल शेप्ड, यहाँ पे फिम्ब्रे लगे हैं, तो इन्वर्टेड फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, वाइडर रीजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा और आपको लाइक बताऊं इन डेप्थ की, तो इस्थमस और एम्प्यूला के कुछ जंक्शन होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। पर आपके एज पर योर सिलेबस आप एम्प्यूला लिखोगे कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्प्यूला, ठीक है। वाइडर रीजन होता है इस्थमस, लाइक आपका थोड़ा सा नैरो रीजन होता है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फिर इस्थमस कनेक्ट हो जाता है आपका यूट्रस में। देखो दोनों साइड से सेम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो मैं एक साइड का ही बता रही हूँ। यूट्रस आपका हो गया, ठीक है। यूटराइन फंडस होता है, ऊपर की वॉल होती है, यूटराइन कैविटी होती है। तो यूट्रस को आप वूम भी कहते हो, एंड इट इज इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। यूट्रस का शेप क्या होता है, वो इन्वर्टेड पियर शेप का दिखता है, एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ठीक है। ओवरीज एंड यूट्रस बोथ आर सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका सर्विक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्विकल कैनाल एंड वजाइना टुगेदर फॉर्म्स व्हाट, बर्थ कैनाल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बर्थ कैनाल। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं
एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फर्स्ट आपका मॉन्स प्यूबिस है, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस का मतलब ही समझ में आ रहा है, प्यूबिक हेयर होगा, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस में आपके प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखो कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फिर हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट, दैट इज लेबिया मेजोरा। देखो लेबिया वर्ड ही मतलब आप देखोगे तो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन होंगे, फोल्ड्स ऑफ स्किन आप याद रखो लेबिया। तो एक मेजर पार्ट होगा, एक माइनर पार्ट होगा। मेजर पार्ट आपका एक्सटेंड करेगा, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के से एक्सटेंड करेगा एंड नीचे तक वो पूरा एक्सटेंड करेगा, किसको कवर करते हुए, वजाइनल ओपनिंग को। तो दिस इज लेबिया मेजोरा। फ्लैशी फोल्ड टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स एंड सराउंड्स वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। फिर मैं दूसरे कलर में बता देती हूँ, दिस दिस थिंग, यहाँ पे एक और फोल्ड ऑफ स्किन आप देखोगे, दिस इज नोन एज एक पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन, दिस इज नोन एज लेबिया माइनोरा, ठीक है। मेजर पार्ट हो गया, माइनर पार्ट हो गया, लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड अंडर अंडर होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंडर लेबिया माइनोरा होता है। एंड इसके जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिटोरिस जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, वो आपको मिलेगा एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। देखो यूरेथ्रल ओपनिंग भी यहाँ पे दिख रही है एंड यहाँ पे आपको वजाइनल ओपनिंग भी दिख रही है। डायग्राम इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड बहुत ही अच्छे से आपको सारी ओपनिंग्स वगैरह भी दिखाया है, क्लिटोरिस की भी पोजीशन दिखाया है। यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग को टुगेदर आप वेस्टिब्यूल कहते हो, ठीक है। अब हम हाइमेन की बात करते हैं। अच्छा मैं ये भी बता दूं, क्लिटोरिस आपका लाइक पीनस जो कि मेल्स में होता है उससे करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। हाइमेन की बात करते हैं तो हाइमेन इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन पार्शियली कवरिंग द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। एंड काफी सारे शेप्स में होते हैं हाइमेन। हाइमन वॉज यूज टू thought of कि this is a standard to evaluate whether a female is virgin or not. They tend to think that कि जब भी intercourse होता है and the hymen used to get break during the intercourse, this shows whether a female is virgin or not. So this was a very wrong misconception that was built for ages, that hymen का break होना is a sign of virginity, which is not, because काफ़ी सारी ऐसी physical activities हो जाती हैं या due to accidents काफ़ी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे hymen without an intercourse break हो जाता है. So remove that misconception. Now further we'll move on to the next topic, that is मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स देखो मैमल्स का पहला करेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है। मैमल्स का नाम क्यों मैमल्स पड़ा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ये पेयर्ड होते हैं, कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जिससे सिक्रीशंस वगैरह होती है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द रीजन वाई फीमेल्स ब्रेस्ट आर वेरिएबल इन साइज, ओके। नाउ अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी ग्लैंड्स में आपके 50 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे भी नहीं, मतलब 50 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। या सिंगल लोब आपको दिखाया है मेमोरी लोब, ठीक है। मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, गुच्छे टाइप के बने होते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज, मतलब ये जो गुच्छे बने होते हैं, इन सेल्स को वो हम लोग बोलते हैं एल्विलाई। एल्विलाई में क्या होता है, मिल्क बनता भी है और उसी की कैविटी में, लाइक एल्विलाई की कैविटी में ही स्टोर भी हो जाता है फॉर द टाइम। फिर मिल्क कहाँ जाता है, फिर वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये सारे, दीज आर नोन एज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है एंड फिर एक वो सिंगल लोब में मतलब जाके कनेक्ट होता है, विच इज नोन एज, ये देखो मेमोरी ट्यूब्यूल हो गया आपका, ठीक है।
फिर हो गया एक सिंगल लोब, या आप कह सकते हो एक सिंगल डक्ट में मिल जाता है, विच इज नोन एज मेमोरी डक्ट। ये आप देखो खूब सारे ट्यूब्यूल्स आए एंड मेमोरी डक्ट में सारी सारे फ्यूज हो गए। फिर ये जो मेमोरी डक्ट होती है ये कंबाइन हो जाती है लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट में कंबाइन होती है, बट बीच में एम्पुला पड़ता है। ये थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर हो जाता है, थोड़ा सा फूला हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर आप देखोगे। दीज आर एम्पुला। ठीक है, एम्पुला होता है एंड लास्ट में आपका लैक्टिफेरस डक्ट हो जाती है एंड देन द मिल्क इज आउट, सक्ड आउट बाय द बेबी। तो हम लोग इसको फिर से एक बारी बना के देख लेते हैं यहाँ साइड में। क्या बताया था मैंने कि मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होंगे। ठीक है, मान लो ये एक मेमोरी लोब है या दूसरा मेमोरी लोब है, इसमें आप क्लस्टर ऑफ सेल्स देखोगे, खूब सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी होंगे। ठीक है, दीज क्लस्टर ऑफ सेल्स do what they secrete milk and store milk in their cavity, alveoli जिनको बोलते हैं। ठीक है, alveoli में ही मिल्क बनते हैं एंड स्टोर भी हो जाते हैं। फिर ये लोग लाइक जब भी फॉर द टाइम जब स्टोर हो गए हैं उसके बाद जब इन्हें बाहर आना है, मिल्क इज आउट बाय द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से बाहर आता है, ट्यूब्यूल से बाहर आया एंड देन टुगेदर दे विल फॉर्म मेमोरी डक्ट, सब फ्यूज होकर मेमोरी डक्ट बना लेते हैं। मेमोरी डक्ट बन जाती है, मेमोरी डक्ट थोड़ा सा एक स्वॉलन पार्ट में जाती है विच इज नोन एज एम्पुला। एम्पुला को क्रॉस करते हुए इट फॉर्म्स लैक्टिफेरस डक्ट। दिस लैक्टिफेरस डक्ट सेम इसमें भी होगा। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट बन जाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद निप्पल से लाइक जो मिल्क होता है वो सक आउट, इज सक्ड आउट बाय द बेबी। ठीक है, तो दिस वॉज मेमोरी ग्लैंड। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप इस वीडियो को देखो और एक बार ये नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। यहाँ पे आप फैट भी देख सकते हो। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस मैंने आपको पहले ही बताया है, गेमीटो का मतलब होता है गेमीट, ठीक है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो गेमीट के फॉर्मेशन को आप गेमीटोजेनेसिस कहते हो। कौन सी गेमीट के फॉर्मेशन होगा? मेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा और एक फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से होंगे, जो कि आपको पता चल ही गए हैं अब तक। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है एंड फीमेल्स में आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विल बी ओवरीज। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब आपको समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस को मेल्स में गैमीट्स बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, वेयर एज फीमेल्स में उसको oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो ये प्रोसेस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखोगे कि एक डिप्लॉयड सेल होगा विच इज गोनिया। गोनिया इन केस ऑफ मेल्स आई एम टॉकिंग। ठीक है, गोनिया स्पर्मेटोगोनिया होगा। ठीक है, फीमेल्स में क्या होगा? ऊगोनिया। तो ये जो डिप्लॉयड सेल होगा ये मियोसिस के डिवीजन के बाद इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पर्म, या आप कह सकते हो गैमीट, या आप कह सकते हो स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ कहते हो ना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस वन, आप मियोसिस टू देखोगे, दोनों मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, बट इसमें ना आप देखोगे कि 4 सेल्स बनते हैं। इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आपके 4 सेल्स बनेंगे, 4 एक टाइम पे 4। बट इन केस ऑफ फीमेल्स जब हम बात करते हैं, oogenesis की बात करते हैं, तो oogonia से जो आपका ओवम बनता है वो एक ही बनता है, उसके साथ साथ आपकी पोलर बॉडीज बन रही होती है। तो वहां पे आप अनइक्वल डिवीजन देखोगे। ठीक है, ऐसे जैसे अब इजैकुलेशन जब होती है, जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। वेरस जब ओवम रिलीज होता है तो वो एक टाइम पे एक ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि वैरायटी या वेरिएशन इन नंबर्स आप समझ सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। अच्छा, प्लॉइडी लेवल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो मियोसिस आपका क्या होता है?
रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन क्या होते हैं, जहां पे प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही बनेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही बनेगा। बट इन केस ऑफ मियोसिस आपकी प्लॉइडी चेंज होती है, दैट इज डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएगा, टेट्राप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बन जाएगा। टेट्राप्लॉइड मतलब देखो 4n है तो ये डिप्लॉइड बन जाएगा, और अगर डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है। तो एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी पे जब स्टार्ट होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है, एंड इट विल गो एंड एक्ट ऑन इंटीरियर प्रोटेक्टरी, मतलब एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटेट्री ग्लैंड, ठीक है, उस पे एक्ट करता है। फिर वो क्या करता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज करने का ये सिग्नल है। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, फर्स्ट इज LH एंड द सेकंड वन इज FSH। LH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन देखो L लिखा है तो यहाँ पे लिडिक सेल्स है, ठीक है, acts at lytic cells। lytic cells क्या होते थे आपके, इंटरस्टिशियल सेल्स, डू यू रिमेंबर दैट, इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि क्या करते थे, एंड्रोजेंस बनाते थे। एंड्रोजेंस क्या करते हैं आपके, लाइक आई एम सॉरी, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना एंड्रोजेंस, ठीक है, तो लाइक ये मेल सेक्स हार्मोन्स पे एक्ट करते हैं, लिटिक सेल्स पे एक्ट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाते हैं किसका, मेल सेक्स हार्मोन का। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया FSH, देखो यहाँ पे एस लिखा है, मतलब सर्टोरी सेल्स पे एक्ट कर रहा है, एंड इट विल डू व्हाट, इट विल रिलीज कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा जो कि हेल्प करते हैं इन स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, बट कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम लोग इसी स्लाइड में पढ़ेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्यूबर्टी पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो कि आकर एक्ट करता है एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिट्री ग्लैंड। वहां से दो टाइप के हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ने लगती है, दैट इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन आपके लिडिक सेल्स पे एक्ट करता है, एंड इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस विच इज मेल सेक्स हार्मोन। एंड सटोरी सेल्स क्या पे लाइक सॉरी, FSH जो होता है वो सटोरी सेल्स पे एक्ट करता है, एंड इट विल हेल्प इन रिलीजिंग सम फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है आप वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं कुछ, जो कि पहले एंटर करते हैं टेस्टिस में, पहले से ही नहीं है कि स्पर्मेटोगोनिया बना हुआ है। कुछ सेल्स होते हैं जो कि हाँ डिफरेंशिएट करके टेस्ट मतलब टेस्टिस में जाके डिफरेंशिएट होंगे और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, ठीक है। बर्थ में, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में ये सारे प्रोसेस होता है, जो कि लाइक प्यूबर्टी की एज क्या है, 12 to 14 ईयर्स, ठीक है, इन मेल्स। फिर स्पर्मेटोगोनिया बनता है जो पॉलिफरेट करता है बाय माइटोटिक सेल डिवीजन इनसाइड टेस्टिस, ठीक है, इनसाइड टेस्टिस। ये जो स्पर्मेटोगोनिया एक ही सेल था, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का एक ही सेल था, अब उसको खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाने हैं। तो लाइक देखो स्पर्मेटोगोनिया जो था ना आपका, ये भी डिप्लॉयड है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड ही रहता है। तो देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, काफी बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, जब माइटोटिक डिवीजन कर लेता है, मतलब माइटोटिक डिवीजन है कि माइटोटिक डिवीजन है कि प्लॉइडी लेवल में चेंज नहीं आएगा, बट काफी सारे सेल्स बन जाएंगे। सपोज ये एक सेल से इसने 5 सेल्स बना दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेल बने। उसमें से ये जो एक सेल है, ये इसने कुछ सिग्नल्स ओबे किए और ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट बन गया ये। तो ये अब जाएगा, लाइक ये सेल होगा, ये फर्दर डिवाइड करेगा। सोचो 5 सेल्स में से आपका एक सेल होता है जिसको लगता है कि नहीं वो कुछ सिग्नल्स ओबे करता है, और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, जो कि अभी भी डिप्लॉयड ही है, नोट दैट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर वो अब मियोसिस चालू करेगा। तो मियोसिस में मियोसिस 1 जो होता है वो आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन होता है मतलब यहाँ पे प्लॉइडी चेंज होगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, ठीक है। और मियोसिस 2 जो होता है इट इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब आप कह सकते हो ये इक्विवेलेंट होता है माइटोसिस के, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइमरी यूसाइट से माइटोटिक डिवीजन हुए, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, इट विल बी हैप्लॉइड।
फिर हम बात करते हैं जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो फर्दर फिर डिवाइड करेंगे, मियोटिक डिवीजन 2 होगा, ठीक है, माइटोसिस 2। उसके बाद जानते हो आप कि नंबर में कोई चेंज नहीं, प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होगा, फिर आपके स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। प्लॉइडी क्या रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगा। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये देखो अभी तक स्पर्म नहीं बना है, स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये जो ये वाली जो सेल्स हैं आपके, ये स्पर्मेटिड्स है। अब ये कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन होती है एंड दे विल फॉर्म मैच्योर स्पर्म, ये स्पर्म बन जाता है, दिस इज स्पर्म। डायग्राम थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो देखो एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेज भी दिया हुआ है आपको, मेच्योर स्पर्म बन गए आपके। तो ये जो डिफरेंशिएशन होती है स्पर्मेटिड से मेच्योर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसको आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज व्हाट स्पर्मियोजेनेसिस इज। स्पर्मेटिड से मेच्योर स्पर्म का डिफरेंशिएशन होना, लाइक स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होना टू फॉर्म मेच्योर स्पर्म, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं स्पर्म्स को, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है स्पर्म इज रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिएशन। तो देखो बनते कहाँ हैं स्पर्म, ये तो आपको पता ही है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, मतलब टेस्टिस में बनते हैं, उसमें भी मोर स्पेसिफिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। तो अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होते हैं डक्ट्स में, उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन में, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दैट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको दिखेगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं एंड देन स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। और ये जो सटोरी सेल्स होते हैं ना, जो ये मेच्योर स्पर्म जो बनते हैं वो अपना हेड इम्बेड कर देते हैं इन सर्टोरी सेल्स। स्पर्मिएशन से पहले वो सर्टोरी सेल्स में अपना हेड इम्बेड कर देते हैं, फिर स्पर्मिएशन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सीक्वेंस में भी बताया है कि पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, देन लास्ट में आपका स्पर्म्स बनता है। फिर जो स्पर्म्स होते हैं वो अपना हेड एम्बेड कर देते हैं सटोरी सेल्स में फॉर न्यूट्रिशन, एंड देन लास्टली जब समनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होते हैं उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। अच्छा, स्पर्म अगर पीनस से लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया से रिलीज हो रहे हैं तो उसको ईजैकुलेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, फर्क है इसमें कि स्पर्म कहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। Now we'll be talking about the characteristic features of the mature sperm which is formed. Microscopic होता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये 1 सेंटीमीटर का भी होगा ना तो 200 से 300 मिलियन एक एजैकुलेशन में होता है, तो लाइक पूरा रूम भर जाएगा अगर 1 सेंटीमीटर का होगा। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि एक एजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। एंड टू बी फर्टाइल, उसमें से 60% जो भी स्पर्म है उसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए, एंड 40% जो होते हैं वो विग्रसली मोटिलिटी उनमें होनी चाहिए, विग्रसली मोटाइल होने चाहिए वो, ठीक है। इफ दे आर नॉट लाइक दैट, जो भी स्पर्म रिलीज हो रहा है अगर उसमें ये कंपोजिशन या ये परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो इट विल अफेक्ट इन द फर्टिलिटी, मतलब वो इनफर्टाइल कर देगा, ठीक है। और डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेच्योरेशन एंड मोटिलिटी। जो भी डक्ट्स, जो भी ग्लैंड्स हम लोग ने पढ़े हैं वो सब इंपॉर्टेंट है फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द स्पर्म एंड फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अब हम यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं स्पर्म का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा ही स्पर्म हेड टू टेल पूरा कवर होता है, ठीक है। उसका हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट में आप देखोगे कि न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जो कि कौन सा प्लॉइडी कौन सी होगी, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म बन चुका है। एंड यहाँ पे हेड के टिप पे आप देखोगे एक्रोजोमल टिप होती है, जिसको आप पर्टिकुलरली एक्रोजोम भी कह सकते हो। एक्रोजोम में खूब सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि जब फ्यूजन होना होता है तो जो ओवम की जो लेयर है उसको डिग्रेड करने के लिए ये एंजाइम रिलीज होते हैं ताकि न्यूक्लियस अंदर जाए और फ्यूजन हो सके, ठीक है। एंड देन नेक प्रेजेंट होता है, नेक आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल नेक होता है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करेगा। मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस में क्या होता है, खूब सारे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपके एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि स्विमिंग में, मतलब आप कह सकते हो मोटाइल मोशन में हेल्प करेंगे, ठीक है।
और टेल होती है इसकी फ्लैटरिंग, लाइक फ्लैटर करती है फॉर द मोशन। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द स्पर्म। नाउ Now we'll be discussing about oogenesis, which is the process of formation of female gamete, that is ovum. ठीक है, इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज। देखो मेल्स में अभी हमने पढ़ा तो ये कब इनिशिएट होता है, इट इज इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट इन फीमेल्स ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है तभी चालू हो जाता है oogenesis। ठीक है, और मिलियंस ऑफ oogonia, oogonia मैंने जैसे आपको बताया उसमें जर्म सेल्स होते हैं जो कि बाद में माइटोटिक डिवीजन करके जो गैमीट है वो बनाएंगे, oogonia ओवम बनाएगा। तो मिलियंस ऑफ oogonia इन ईच ओवरी पहले ही बन जाते हैं, क्योंकि बर्थ के बाद इनका नंबर इंक्रीज नहीं होने वाला है। उसमें से भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो प्राइमरी यूसाइट्स होते बन जाते हैं, ये ही आगे जाकर डिवाइड होके ओवम बनाएंगे। इसमें से जो ये प्राइमरी यूसाइट्स होते हैं ये अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज वन में। देखो मियोसिस वन होता है, मियोसिस टू होता है। मियोसिस वन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब के आगे वन वन लगा दो। मियोसिस टू में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें टू लगा दो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो प्राइमरी यूसाइट क्या होते हैं, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में ये अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो स्टोरी चलेगी वो प्यूबर्टी के बाद चालू होगी। ठीक है, अभी यहाँ तक प्रोफेज वन में सब अरेस्ट हैं। अब इसको देखो, तो अब ये समझने का ट्राई करना, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आप काफ़ी चीज़ें मतलब जल्दी से ग्रैब कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी यूसाइट है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी यूसाइट है। प्राइमरी यूसाइट पे कुछ ग्रैन्युलोसल सेल्स आके लग जाती हैं, एक लेयर बना देती हैं। दीज ग्रैन्युलोसल सेल्स जब अटैच हो जाती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फिर फिर प्राइमरी यूसाइट है, एक लेयर लगी हुई है ग्रैन्युलोसल सेल्स की, एक और लेयर आके लग जाती है, ठीक है, ग्रैन्युलोसल सेल्स की, और एक थीका वाली लेयर भी लग जाती है। तो इसको आप बोलते हो, ये तो प्राइमरी यूसाइट है ही, ठीक है, प्राइमरी यूसाइट है। बट अब इसमें फॉलिकल ज्यादा हो गए, मतलब आप समझ लो सेल्स ज्यादा हो गए, ग्रैन्युलोसल सेल्स ज्यादा हो गए, तो ये थोड़ा सा डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल बना लिया इसने। अब क्या होता है, ये अब ऐसा केस आता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेकेंडरी oocyte, और एक लिक्विड फ्लूइड, लिक्विड वाला पार्ट हो जाता है, एक एंट्रम जिसको बोलते हैं, ये हो जाता है। और सेल्स में जो भी लेयर थी वो भी लेयर हो जाती है ग्रैनुलोसल सेल्स की। ठीक है, ग्रैनुलोसल सेल्स है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, और ये टर्शियरी फॉलिकल भी बना लेता है। तो सेकेंडरी oocyte आपको टर्शियरी फॉलिकल में ही दिखेगा। फिर क्या होता है कि जब ये लाइक मेच्योर और सेल्स आके लगती जाती हैं, ठीक है, ग्रैनुलोसल सेल्स लग रही हैं लग रही हैं लग रही हैं, और ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये मेच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। ये ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर होता है, और जो सेकेंडरी oocyte है वो एक और बार डिविजन करता है और ओवम बना लेता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी oocyte है यही मतलब डिविजन करता है, मियोटिक डिविजन होती है, ओवम बनता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है। अच्छा, सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ बनी है तो फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनेगी, मैं बताती हूँ। ठीक है, ये रप्चर, ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा। जब भी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा होता है तभी डिवीजन होता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी निकल आती है। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बनना होता है तो एक डिवीजन होता है जहां पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, और ओवम आपका ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके ओवम रिलीज हो जाता है। ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाहर आप देखते हो कि ग्रैनुलोसल सेल्स होती हैं जो कि इसको पूरा प्राइमरी फॉलिकल बना लेते हैं। लार्ज नंबर डीजनरेट 60। देखो क्या होता है कि प्राइमरी oocyte ना पहले तो जो भी नंबर में है, ठीक है, मिलियंस के नंबर में है, बट अब क्या हो रहा है वो प्यूबर्टी आने तक
बर्थ से प्यूबर्टी के जो टाइम होता है उसमें कुछ डीजनरेट भी हो जाता है। तो लगभग लगभग 60 से 80 हज़ार बचते हैं ईच ओवरी में। ठीक है, दो ओवरीज होती है ना, तो ईच ओवरी में सिर्फ 60 से 80 हज़ार के तक प्राइमरी oocyte बचे होते हैं। अब वो एक एक करके ऐसे लाइक जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आप देखते हो उस हिसाब से होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है, और ग्रैनुलोसल सेल्स आके लग रहे हैं, फिर एक थीका की कवरिंग लगती है जिसमें इंटरना थीका और एक्सटर्ना थीका करके कवरिंग लगती है। फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है फिर बना लेगा टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल सॉरी, हाँ टर्शरी फॉलिकल बना लेगा। फिर वहां पे आप देखोगे कि प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है अपना माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस, मियोसिस कंप्लीट कर लेगा, मियोसिस वन। ठीक है, मियोसिस वन कंप्लीट कर लेगा तो सेकेंडरी oocyte बना देगा। और टर्शरी फॉलिकल का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एंट्रम बनता है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है। यहाँ पे आप देखो, मैं भी डायग्राम दिखाऊंगी। फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है जहाँ पे जो आपका फिर टर्शरी फॉलिकल मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है, एंड ग्राफियन फॉलिकल से फिर आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, एंड वो फिर डिवाइड करके ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी बना लेता है। सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंडरी नहीं, सेकेंड पोलर बॉडी। तो एक बार इसमें इसमें देखते हैं, देखो इधर आओ। ये सेक्शन है ओवरी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ये अंदर प्रेजेंट है, इसके बाहर आप देखोगे कि ग्रैनुलोसल सेल्स की कवरिंग लग गई है तो इसको प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। फिर और कवरिंग आके लगी तो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये बनता है टर्शरी फॉलिकल, जहाँ पे आप देखते हो ये जो फ्लूइड फिल्ड बॉडी है दैट इज एंटरम, ये प्रेजेंट होता है, और काफी सारे ग्रैनुलोसल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे ये टर्शरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो और डेवलप होते हैं एंड दे विल फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो ओवम निकलता है। इन दिस केस जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बन रहा होता है, एंड जब सेकेंडरी oocyte बनना होता है प्राइमरी oocyte से, ये आप इधर देखो, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी लगाया है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो आप, यहाँ पे फीटल लाइफ हुई, उगोनिया बना, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुए, और आपको एक स्पेशलाइज सेल्स मिले जो कि प्राइमरी साइड हो गए। अब ये अरेस्ट हो गए हैं मियोस प्रोफेज वन में, मियोसिस वन के। ठीक है, बर्थ से ये पूरी सिचुएशन हॉल्ट है और प्यूबर्टी में फिर चालू होगी। प्यूबर्टी में चालू हुई एंड यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल गया, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी मिल गई। सेकेंडरी oocyte के पास सारा खाना पीना है। ठीक है, ये बहुत ही लाइक डीजनरेट हो जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें कुछ जान नहीं बचती है। सेकेंडरी oocyte जो कि आपके टर्शरी फॉलिकल का फीचर है, ठीक है, आप टर्शरी फॉलिकल में ही देखोगे सेकेंडरी oocyte को। बाद में वो रिलीज होता है, लाइक यहाँ पे ओवम रिलीज होता है। कैसे, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा, और ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, जो कि आपका एक एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ का स्टेज है। ये ओवम जो रिलीज होता है, इट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवम का रिलीज। फिर ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो बच जाता है, यहाँ पे जो भी मटेरियल बचा उसको आप कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हो। कॉर्पस ल्यूटियम का आप मेजर रोल देखोगे इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर लिया एंड oogenesis भी कवर कर लिया। आई होप ये होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर दी थी, एंड मैंने मिस नहीं की थी, बस आई जस्ट थॉट कि मैं इसे तब पढ़ाऊंगी जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिखती हैं यूट्रस की, यूट्राइन लेयर्स। ठीक है, पहला आपका एंडोमेट्रियम है, अंदर की तरफ होती है और ये ग्लैंडुलर होती है, पहली बात। और इसमें चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, साइकिलिक चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं ये शट ऑफ होती है, क्या होता है, बट आप अभी के लिए
समझते चलो कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में। तो ये थोड़ी सी थिक भी होती है और ग्लैंडुलर होती है, तो मतलब कुछ सिक्रीशंस भी कर रही होती है। फिर हम बात करते हैं मायोमेट्रियम क्या होती है। मायो का मतलब ही होता है मसल, तो इसमें कुछ मसल्स होती हैं जो कि आप कह लो स्मूथ मसल्स होती हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स क्यों होती हैं? क्योंकि आपको पता है कि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वो कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करती है बेबी को पुश आउट करने में, लाइक बेबी को पुश आउट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है। सो दे आर नेसेसरी फॉर दैट एज वेल। फिर आता है लास्ट लेयर, दैट इज पेरीमेट्रियम, विच इज ऑन द पेरिफेरल साइड, लाइक आप कह सकते हो सबसे आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। ये थोड़ी सी थिन भी होती है। एंड दिस वॉज अबाउट द लेयर्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं, तो आपका एंडोमेट्रियम वहाँ पे आपको नाम सुनने को मिलेगा। तो जस्ट नो कि हाँ कहाँ पे क्या लोकेशन है एंडोमेट्रियम की। और मैं भी आपको बताऊंगी कि ओवरऑल मतलब मैंने आपको ये क्यों याद दिलाया। दिस वॉज अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वी डिस्कस्ड इट एज वेल, mammary glands as well. दिस वॉज अबाउट गेमिटोजेनेसिस, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बता दिया है एंड ओजेनेसिस भी बता दिया है। नाउ विल बी स्टडिंग आर न्यू टॉपिक फॉर टुडे। यहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल्स। देखो फीमेल्स में तो होती है सिर्फ, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ये प्राइमेट्स का एक फीचर है। प्राइमेट्स में मतलब आपके एप्स, मंकीज एंड ऑल्सो ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्स का फीचर है रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। दो चीज होती है, एक होता है मिनार्क एंड मीनोपॉज, ठीक है। मिनार्क क्या होता है? आर्क का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, और MEN जो लिया गया है ये आपके मेंस्ट्रुएशन से ही लिया गया है। तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको मिनार्क बोलते हैं। एंड सिमिलरली मीनो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिया गया है। एंड पॉज जो होता है मतलब रुक जाना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना इज नोन एज मीनोपॉज, जो कि कौन सी एज में होता है? 50 years, ठीक है। सो द फीमेल नाउ कैन नॉट रिप्रोड्यूस आफ्टर द मीनोपॉज, क्योंकि कोई गैमीट्स नहीं बन रहे होते उसमें, ठीक है। सो इट इज़ अ रेपिटेटेड, ठीक है, साइकिल है, रिपीटेडली होती रहती है इन फीमेल्स प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज की ये साइकिल होती है। साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो जैसे कि सपोज मैंने 4 इक्वल फेज बना दिए, इक्वल नहीं होते हैं बट मैंने 4 इक्वल फेज बना दिए। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 एंड दिस इज 4। तो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 होता है, थर्ड से फोर्थ फेज एंड देन फिर फर्स्ट फेज आता है, फिर 1 से 2 होता है। तो मतलब ये कह रहा है कि एक साइकिल एंड होती है तब जब दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। मतलब बात वही है ना, एक साइकिल एंड हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, आप कहना तो वही चाहते हो, ठीक है। तो ओव्यूलेशन अकर्स इन मिडिल, इस पे हम लोग आते हैं अभी। उससे पहले मैंने आपको बताया कि 4 फेज होते हैं। तो ये 4 फेज में कौन कौन से क्या फेज होते हैं? पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज देखो मेंसेस निकलते हैं यहाँ पे जब भी आप कह सकते हो कि जो एंडोमेट्रियम है वो शेड हो रही होती है विथ सम ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म्स लिक्विड। तो कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है एंड ब्लड वेसल्स भी लाइक श्रिंक होती हैं, कम हो जाती हैं उस टाइम पे। और ये आपका टाइम पीरियड होता है 3 to 5 days में। मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है जिसमें आप यहाँ पे देखो लिखा भी है एंडोमेट्रियम प्लस कुछ ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म्स लिक्विड, वो भी शेड हो रही होती है। तो एंडोमेट्रियम मैंने बताया ना कि वो शेड होती है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में आपकी एंडोमेट्रियम शेड हो रही होगी। तो आप इसको याद रखो कि पहला फेज आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। सेकंड फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज क्या होता है? मैंने आपको बताया फॉलिकल्स का नाम आपने सुना कि हाँ ये प्राइमरी oocyte है, इसके अगल बगल ग्रैनुलोसल सेल्स लग गए तो ये क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ग्रैनुलोसल सेल्स के बाद लगने के बाद फॉलिकल्स बन रहे हैं, फिर और लग गए तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल, फिर और लग गए और एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी आके अंदर हो गई, तो दिस इज नोन एज टर्शरी फॉलिकल।
फिर टर्शियरी फॉलिकल के बाद और फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई एंड एंट्रम भी अंदर ही है एंड आपका जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte बन गया। तो इस टोटल चीज को आप बोलते हो दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो मतलब प्राइमरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल बनने को आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट कह रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो प्राइमरी oocyte फॉर्म्स ग्राफियन फॉलिकल, तो इसको आप कह सकते हो कि ग्राफियन डेवलपमेंट हो रही है, इसी को आप सॉरी ग्राफियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है, इसी को आप फॉलिकुलर फेज बोलते रहे हो। एंडोमेट्रियम जो होती है आपकी रीजनरेट होती है। अब देखो एंडोमेट्रियम रीजनरेट क्यों हो रही है, एक बार वो डीजनरेट हुई, ठीक है, शेड हो गई, तो फिर ये रीजनरेट क्यों हो रही है? मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में ही दैट यूट्रस की वॉल पे आके ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, अभी हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। जाइगोट के बाद का कुछ स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट, वो आके यूट्रस की वॉल में लगता है, तो वो एंडोमेट्रियम से ही अटैच होता है। अब अगर एंडोमेट्रियम शेड हो गई है तो मान लो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जरूरी है क्योंकि आपको ब्लास्टोसिस्ट वहां पे अटैच करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए एंडोमेट्रियम जो है रीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, रीजनरेट कैसे करती है? इट इज इंड्यूस्ड बाय प्यूटेटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। मैंने ओवेरियन हार्मोन्स आपको बताए हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। प्यूटेटरी हार्मोन्स अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था ना कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जिसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो इंटीरियर लोब ऑफ प्यूटेटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज करता है जो हार्मोन से, दैट इज एलएच ल्यूरलाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो इसमें लिखा ही है, मतलब इसके नाम में ही है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो इट इंड्यूसेस फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है इस मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है जो कि रिजल्ट करती है सिंथेसाइज बाय देखो मैं बोल रही हूँ कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट आपका सिंथेसाइज करता है एस्ट्रोजन। जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है वो सिंथेसाइज करने लगता है एस्ट्रोजन। समझ में आ रही है? तो हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा, दैट इज ऑफ 3 to 5 days का मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें आपका फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंसेस बोलते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स कुछ होती है उनका पूरा शेड ऑफ हो रहा होता है, तो उसको आप मेंस्ट्रुअल फेज बोल दिए। फॉलिकुलर फेज क्या होता है कि प्राइमरी oocyte से जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है तो क्या सिंथेसाइज करता है डेवलपिंग फॉलिकल? एस्ट्रोजन सिंथेसाइज करता है, और आपका साथ ही साथ एंडोमेट्रियम भी रीजनरेट हो रही होती है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट फॉलिकुलर फेज। तो अब देखो जब एलएच और एफएसएच डेवलपिंग फॉलिकल पे एक्ट कर रहे हैं और उसको डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब एलएच और एफएसएच की जो कंसेंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसको आप एलएच सर्ज बोलते हो, ठीक है। एलएच सर्ज आता है, मतलब मैक्सिमम हो जाती है एलएच की कंसेंट्रेशन, तो वो क्या करता है ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है एंड वहां से ओवम निकल जाता है, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज दैट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है? ये वर्ड आता है कॉर्पस ल्यूटियम से। जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका बच जाता है जब ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ये आपका ग्राफियन फॉलिकल हो गया, यहाँ से ये रप्चर हुआ और ओवम निकल के साइड हो गया, जो बचा चीज है, जो भी बचा वाला पार्ट है, ये कुछ भी जो भी ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है वो बना लेता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो कि एक ओवरियन हार्मोन है जो हेल्प कराता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में। सी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, विच मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। तो अगर इन केस फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ओवम रिलीज हो चुका है, अगर स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब लाइक आपको ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तो उसको एंडोमेट्रियम चाहिए टू स्टिक, यूट्रस में स्टिक होने के लिए उसको एंडोमेट्रियम चाहिए। तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन भी आपका प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, तो ये हेल्प करा रहा होता है
एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। एंड लास्टली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट भी कर जाता है, ठीक है। एंड डीजनरेट कर जाएगा तो फिर से शेडिंग होने लगेगी एंडोमेट्रियम की। सो दिस इज द प्रोसेस, ऐसे ऐसे चलता है। अभी हम लोग डायग्राम के बेसिस पे इसको फिर से पढ़ेंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, आपको बहुत अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी, ठीक है। सो या दिस इज द डायग्राम एंड प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ट्राई करना। बहुत इजी चीज़ है, आप पूरे डायग्राम से ही पूरी बात जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई है वो आपको सब समझ में आ जाएगी, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं देखो, 1 से लेकर 29 डेज, 28 to 29 डेज की साइकिल होती है। फिर 1 स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इट्स अ साइकिल, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं यूटराइन इवेंट्स की, मतलब यूट्रस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहला तो मेंसेस होता है कि हाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आप देखोगे कि लाइक यूट्रस जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस में, वो शेड हो रही है धीरे धीरे। ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी देखोगे आप कि कम हो रही हैं, ठीक है। देखो ये शेड हो रही है ना, लेवल कम हो रहा है एंडोमेट्रियम का। और फिर हम लोग बात करते हैं, ये आपका क्या कौन सा फेज हो गया, दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दैट इज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विथ सम ब्लड वेसल्स विच सिक्रीट फ्लूइड, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडली, आपका फॉलिकुलर फेज होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये आपका प्राइमरी यूसाइट है, थोड़े से फॉलिकल्स आके ग्रैनुलोसल सेल्स में आके लगे, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल बन गया। फिर थोड़ा थोड़ा और हुआ, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। फिर यहाँ पे देखो ये एंट्रम, ये आपका टर्शरी फॉलिकल हो गया। टर्शरी फॉलिकल के बाद ये मतलब एकदम ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और ये ओवम रिलीज हो गया, जिसको आप ओव्यूलेशन कहते हो। ये देखो कब हो रहा है, ये तभी हो रहा है जब लाइक ये देखो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज 11 to 13 डेज पे ऐसा कुछ फॉलिकुलर फेज होता है, जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन आपको लास्टली दिखता है, जहाँ पे जो अभी हम लोग देखेंगे प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन कैसे कैसे क्या हो रहा है, पर पहले हम लोग फॉलिकुलर फेज देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको फॉलिकुलर फेज तक समझ में आया। फिर ल्यूटल फेज होता है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना, मतलब जो भी ग्राफिन फॉलिकल बचा उसने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता था कि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता था, तो यहाँ आप देखोगे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्यों रिलीज करता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन करनी होती है। तो देखो आप देखोगे ब्लड वेसल्स वापस आ गई हैं, पूरी एंडोमेट्रियम थिक हो चुकी है इस केस में। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बताया पिछली साइड में देखो कि जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, दिस एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन की भी लाइक मैक्सिमम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जब ओव्यूलेशन का टाइम है, और ओव्यूलेशन आपका 14th डे पे होता है, दैट इज मिड ऑफ द साइकिल। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग, ये वाला पॉइंट, वेट, ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग मिडिल, मतलब मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉर्पस ल्यूटियम देख लिया, ये देख लिया। ओवेरियन हार्मोन्स की बात कर ली है हम लोग ने कि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है कब, जब भी डेवलपिंग फॉलिकल हो रहा है, ठीक है। वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, वो सिंथेसाइज करके उसको रिलीज कर रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन इन केस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। फॉर वॉट, फॉर मेंटेनिंग बोथ मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रही है। फिर अब आप देखोगे यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स भी हम लोग ने देख ली कि कैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है, फिर ओव्यूलेशन हो जा रहा है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जा रहा है। एंड आफ्टर अ टाइम अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है, इन केस ऑफ नो प्रेगनेंसी या नो फर्टिलाइजेशन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस भी कर जा रहा है, डीजनरेट कर दे रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं प्यूटिट्री हार्मोन लेवल्स की। तो पहले तो आपका एफएसएच ये रेड वाला है, ठीक है। एफएसएच एलएच दोनों मतलब ऐसे ही गेड़ी मार रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लाइक ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे ही लाइक ओव्यूलेशन होना होता है,
मतलब ओव्यूलेशन होने से पहले ही LH और FSH की मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप देखोगे, LH सर्ज हो जाता है यहाँ पे, मतलब LH की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है एंड ओव्यूलेशन कॉज होती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. मैंने काफ़ी अच्छे से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. आई होप आपको ये समझ में आया हो. इफ़ नॉट यू कैन कमेंट डाउन, जो भी चीज़ें आपको डाउट है इस बारे में, आई विल हेल्प यू टू रिजॉल्व इट. Now we will be talking about fertilization and implantation. तो fertilization क्या होती है? When male and female gamete fuse together and form zygote, that process is known as fertilization. तो fertilization होने के लिए पहले sperm and ovum को close proximity में आना पड़ेगा, and then there is like fusion of them and आपको अल्टीमेटली जाइगॉट मिलता है. इसी प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हो. इम्प्लांटेशन क्या होती है? जब जाइगॉट मल्टीपल क्लीवेज शो करने के बाद एक स्टेज आता है उसमें ब्लास्टोमेयर, ठीक है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट. तो वो ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्राइन वॉल में लाइक इम्प्लांट होता है, दैट इज नोन एज, या अटैच होता है, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन तो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन होती कैसे है? कॉइटस होने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद स्पर्म एंटर्स इनटू द वजाइना एंड स्पर्म फिर ट्रैवल करता है सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स से यूट्रस, फिर यूट्रस से एम्प्यूला. एम्प्यूला क्यों? बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ fertilization. I've told you before also, it is the site of fertilization and it is very necessary कि जो sperm है and ovum, ठीक है, ओवम कहाँ से आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मैं आपको एक बार ये भी रिमाइंड करा देती हूँ कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता था ना फेलोपियन ट्यूब का. दिस वाज फिम्ब्रे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इन्फेंडिबुलम का पार्ट होता था. यहाँ पे कुछ स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एम्प्यूला. थोड़ा थोड़ा वाइडर रीजन होता है एंड हेयर इज नैरो ल्यूमेन, दैट इज इस्थमस. तो एम्प्यूला में साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, जहाँ पे स्पर्म आता है एंड साइमल्टेनियसली जो आपका ओवम होता है, दैट इज़ एग, वो भी रिलीज होता है ओवरी के थ्रू. और दोनों को साइमल्टेनियसली आना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दी फर्टिलाइजेशन. अगर ये दोनों साथ में नहीं आएंगे देन द फर्टिलाइजेशन माइट नॉट हैपन एंड दिस इज द रीज़न वाई ऑल coitus, all sexual intercourse do not result or do not lead to pregnancy. So in this case, we are assuming that they are coming all like they are there together and the fertilization occurs. तो fertilization जब हो जाती है तो वहीं then and there the sex is determined whether the future baby would be a male or female. कैसे? जैसे आपको पता है कि XS फीमेल होती है एंड XY मेल होते हैं, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम. तो फीमेल से तो सिर्फ आपको X क्रोमोसोम मिलता है, बट फ्रॉम मेल इट कुड बी X एंड इट कुड बी Y. इफ XX हो जाता है देन दिस इज दैट कि जो फ्यूचर बेबी है दैट विल बी अ फीमेल. एंड इफ X एंड Y होता है देन द फ्यूचर बेबी इज अ मेल. So this was the story about fertilization. अच्छा, ये fertilization sperm आप जान रहे हो कि 200 से 300 मिलियन sperm एक ejaculation में enter कर रहे हैं, ठीक है, और like every sperm has the potential to fertilize the ovum. तो ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक sperm, there is only one sperm which gets to fertilize the egg. तो वो एक स्पर्म कैसे मिलता है, आओ वो भी देखते हैं. उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको पता है कि प्राइमरी oocyte होता है. प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स आके लगते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, और ग्रैनुलोसा सेल्स आके लगते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और लगते हैं एंड एक एंट्रम जो फ्लूइड फिल्ड बॉडी है वो बन जाती है, तो दिस इज़ नोन एज टर्शरी फॉलिकल. एंड लास्टली फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है विथ ऑल द
लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, एक एंट्रम होता है, एंड जो प्राइमरी oocyte यहाँ पे था, वो प्राइमरी oocyte जो था, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, मतलब ये डिवाइड कर जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है। दिस सेकेंडरी oocyte डेवलप्स अ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके अराउंड, जो कि आपकी जोना पेलिसिडा होती है। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद भी जो सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte निकल रहा है उसके पास जोना पेलिसिडा की लेयर होगी। अब ये सेकेंडरी oocyte का पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, एंड मैंने आपको बताया है कि ओवम रिलीज होता है, ठीक है, बट सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से विद द जोना पेलिसिडा लेयर। स्पर्म आता है, इफ इन केस स्पर्म आता है तो कुछ ऐसा छेड़खानी करेगा सेकेंडरी oocyte के साथ, जो कि रिजल्ट करेगा किसमें, ओवम बन जाता है, मतलब तब मियोसिस 2 होती है, तब जाके ओवम बनेगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, ओवम फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, एंड एवरीथिंग विल हैपन, और ये आपकी सेकंड पोलर बॉडी भी तब बन जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कब मियोसिस 2 होती है, दिस सेकेंडरी oocyte से ओवम बनना और सेकेंड पोलर बॉडी बनना, इट इज मियोसिस 2। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर रखो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो। फिर देखो जोना पेलिसिडा लेयर, जब एक स्पर्म आता है, देखो ये एक स्पर्म है, ये भी एक स्पर्म है, 3 स्पर्म मान लो आप इस पिक्चर में दिख रहे हैं आपको, ओनली फर्स्ट स्पर्म विल गेट टू फर्टिलाइज द एग। क्यों ऐसा होता है, जो स्पर्म होता है उसके हेड पे एक्रोजोम होते हैं जो कि लाइजिंग एंजाइम कैरी करता है, जो कि लाइक अंदर तक जा रहा है पूरा, क्रॉस करते हुए कोई भी बैरियर को वो पूरा एंजाइम जाता है, एंड एज सून एज इट टचेस द जोना पेलुसिडा इंड्यूस करती है कुछ चेंजेस, कि हाँ अब एक स्पर्म आ चुका है, वी डो नॉट नीड एनी मोर स्पर्म फर्दर, तो वो कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करती है, मतलब परमिएबिलिटी में कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करती है जिसकी वजह से बाकी सारे स्पर्म्स की जो लाइक एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा भी देखोगे, पेरीविटेलाइन स्पेस भी देखोगे। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दी इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कैसे होती है कि जो जाइगोट बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो कुछ क्लीवेज डिवीजन गो थ्रू करता है, एंड दीज क्लीवेज इज नोन एज कुछ माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन कैसे कि लाइक एक सेल है, ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल को मिलियंस एंड ट्रिलियंस, जैसे हम लोग की ह्यूमन बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो मतलब सोचो उसको कितना डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करता है, माइटोटिक डिवीजन शो करना स्टार्ट करता है, एंड वहाँ से आप देखोगे कि 2 सेल स्टेज आएगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, तो ऐसे करके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जिसको आप ब्लास्टोमियर्स कहते हो। मियर्स का मतलब यूनिट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे स्पर्म आया एंड ओवम को फ्यूज़ किया, तो यहाँ पे आपका 2 सेल स्टेज आया, 2 सेल स्टेज के बाद दिस इज़ 4 सेल स्टेज्ड। ठीक है, फिर 8 सेल स्टेज, इसको आप पर्टिकुलरली मोरेला बोलते हो। ठीक है, मोरेला वाली स्टेज आई, मोरेला के बाद फिर उसने लाइक डिवाइड किया अपने आप को 8 से 16, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जो कि ब्लास्टोसिस्ट होती है। ठीक है, यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आउटर लेयर, सिस्ट का मतलब ही होता है एक सिस्ट की लेयर हो गई है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एक इसमें आउटर लेयर होती है, जो आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे एक इनर सेल मास होता है, मतलब सारे सेल्स आपके यहाँ पे एक साइड में ये होते हैं, यही बाद में जाके एम्ब्रियो बनाते हैं, और ये जो आपकी आउटर लेयर होती है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट इज अटैच टू द यूटेराइन वॉल, मतलब एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट ही आके लगता है, जैसे कि आपकी ये यूटेराइन वॉल हो गई ना, सपोज दिस इज यूटेराइन वॉल, तो ये ऐसे आके लगेगा। ठीक है, आउटर लेयर आपकी ट्रोफोब्लास्ट हो गई, अंदर आपका इनर सेल मास प्रेजेंट होगा। सो दिस इज हाउ
क्लीवेज डिवीजन अकर्स, ठीक है, कैसे 2 सेल स्टेज आती है, 4 सेल, फिर मोरिला वाली स्टेज आती है, फिर और डिवीजन होता है। तो फिर लास्टली एक ऐसी स्टेज आती है जो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज होती है, जहाँ पे एक सिस्ट की लेयर होती है जिसको पर्टिकुलरली आप ट्रोफोब्लास्ट कहते हो, एंड दिस लेयर टेंड्स टू गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, क्योंकि जो जाइगोट है वो डिवाइड भी कर रहा है, साथ ही साथ वो आप देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद देख रहे हो आप मूव कर रहा है इस्थमस से यूट्रस की तरफ, एंड एट द लास्ट जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, देखो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गई है, यूट्रस की वॉल पे आके ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो चुका है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगते हैं ऑन ट्रोफोप्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट क्या है, जो आपकी आउटर लेयर है, यहाँ पे इनर सेल मास होगा ना अंदर, तो ये जो आउटर लेयर है इसको ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं, इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देखोगे कि दिखने लगते हैं। दीज आर नोन एज क्रॉनिक विलाई, क्रॉनिक विलाई बोलते हैं इन्हें, विच आर सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड। जो क्रॉनिक विलाई होते हैं, ये यूट्राइन टिश्यू भी देख रहे हो आप, यूट्रस का जो टिश्यू है इसको वो इसके साथ भी, और मिटर्नल ब्लड मतलब मम्मी का जो ब्लड होता है वो सब सराउंड कर रहा है क्रॉनिक विलाई को। तो ये क्रॉनिक विलाई और यूटराइन टिश्यू ही साथ में बना लेते हैं, ये साथ में काम करने लगते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, और दे बिकम इंटरडिजिएटेड एंड ये बना लेते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ने कई बार सुना भी होगा प्लेसेंटा के बारे में। सो इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ब्लड और फूड, जो भी आपको न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए, एम्ब्रियो को चाहिए, वो प्रोवाइड करता है, एंड इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट, and it is connected to embryo, it is connected to embryo via umbilical cord। umbilical cord आपने कभी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, तो जब डिलीवरी होती है तो एक ऐसे रोप लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, बेबी से कनेक्टेड होता है, एंड दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है, इसी के थ्रू यहाँ पे आप देखो अम्बिलिकल कॉर्ड व्हेन इट्स वेसल्स, तो यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई है, ये एम्ब्रियो है। ठीक है, और प्लेसेंटा आप देखोगे कि ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रॉनिक विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो प्लेसेंटा इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, देखो यहाँ पे टिश्यू लिखा हुआ है, ग्लैंड नहीं लिखा है, क्योंकि ग्लैंड एक ब्रॉड टर्म हो जाएगा, ये उतना कुछ खास बड़ा चीज़ होता नहीं है, इट्स जस्ट एन टिश्यू। वी आर कॉलिंग इट एंडोक्राइन क्योंकि कुछ कुछ सिक्रीशंस करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन भी एक लो अमाउंट में दिखेगा, बट मोर स्पेसिफिकली आपको HCG और HPL दिखते हैं, दैट इज HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, एंड HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन मतलब लैक्टो वर्ड आता है मिल्क के लिए, और जेन मतलब जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो इट हेल्प्स इन मिल्क फॉर्मेशन, आप ऐसे समझ सकते हो। एंड ह्यूमन क्रॉनिक कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन that is HCG, and human placental lactogen, these two hormones are synthesized only during pregnancy। ठीक है, प्रेगनेंसी में ही आप ये वाले हॉर्मोन्स देखोगे, एंड ऑल्सो रिलैक्सिन हार्मोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इट इज ऑल्सो रिलीज बाय ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, इनर सेल मास जो ICM होता है वो एम्ब्रियो बना रहे होता है, एंड ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन मतलब 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया वीक्स के हिसाब से, तो 3 पहले वीक को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हो, फिर 3 दूसरे वीक को आप सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड वीक को आप ग्रेस्टुलेशन पीरियड भी बोल देते हो, एंड टोटल आपको पता है जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड, वो आपका 9 मंथ्स का रहता है। 9 मंथ्स में ही आपका बेबी फुली
डेवलप हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन पीरियड 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, जो कि आपको पता है ह्यूमंस आर ट्रिपल ब्लास्टिक। तो उनमें पहले तो एक्टोडर्म बनता है, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म बनेगा, फिर एंडोडर्म बन जाता है पहले पहले में, देन लास्टली बीच में आपका लाइक मीजोडर्म वाली लेयर बन जाती है। सो दिस वाज अबाउट, बिकॉज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही लेयर होती है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है। तो यहाँ पे आप एक्टोडर्म देख रहे हो, एक्टोडर्म क्या बनाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्किन, मसल बनाता है, मीजोडर्म बोन, हार्ट, ये वो। तो यही जर्म लेयर से ही सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं एक और पॉइंट बताती हूँ, स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स ये प्रिजर्व कर लिए जाते हैं ताकि आपको कोई भी, जैसे ये सेल्स जो होते हैं ये कई सारी ऑर्गन्स बना सकते हैं अपने से ही, तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है यहाँ से, ताकि आपको लाइक इन फ्यूचर अगर कुछ कुछ ज़रूरत पड़े, कोई भी ऐसी डोनर नहीं मिलते जल्दी, तो मतलब अगर डोनर चाहिए तो स्टेम सेल्स रहते हैं, तो आप इनसे ही ऑर्गन्स बना सकते हो खुद से। तो साइंस इज काफ़ी आगे। तो फर्स्ट मंथ में आप देख लो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इम्प्लांटेशन अगर हो रहा है, जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही हैं फर्स्ट मंथ में, मतलब थर्ड वीक में, थर्ड वीक में ही जर्म लेयर्स जो होती हैं बन जाती हैं, दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन पीरियड। प्रिमिटिव हार्ट बिगेंस बीटिंग, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आपका हार्ट जो होता है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। फिर सेकेंड मंथ में मेजर ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, लिम्स, बड्स, ईयर अपीयर, ठीक है। एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज फीटस। देखो फीटस क्या होता है, सेकेंड मंथ में आफ्टर 8 वीक्स आपका जो एम्ब्रियो होता है आप उसका फीटस कह सकते हो। थर्ड मंथ में फीटस अटेन ह्यूमन अपीयरेंस, प्लेसेंटा बिकम्स फंक्शनल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बिगन्स टू डिफरेंशिएट, ठीक है। फोर्थ मंथ में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ चालू हो जाती है, ऑसिफिकेशन मतलब जो बोन्स का बनना होता है, स्केलेटन बनना चालू हो जाता है, एक्सटर्नल सेक्स कैन बी डिटर्म आइडेंटिफाइड, ठीक है। पहले तो सेक्स डिटरमाइन हो चुका है फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही, बट जैसे कैरेक्टर्स एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो रहे हैं, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स आपको फेल्ट होंगी, लाइक मदर को फेल्ट होंगी, जिसको क्विकनिंग बुल बोलते हैं। 6 मंथ में लंग्स बिगेन डेवलपिंग, फीटस शो लिमिटेड वियाबिलिटी आउटसाइड यूट्रस। सेवेंथ मंथ में रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होगी, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज, ठीक है। सर्फिकेंट सिक्रीशन बिगन्स हो जाती है, जो भी थोड़ी मोड़ी सिक्रीशंस होती हैं वो भी चालू हो जाती है। 8th मंथ में सिग्निफिकेंट वेट गेन होता है, ऑर्गन्स नियरली मेच्योर हो जाते हैं, टेस्टिस जो होती है 8th मंथ में ही आपकी जो टेस्टिस मेल्स में होती हैं वो डिसेंड हो जाती हैं इनटू स्क्रॉटम, ठीक है, पहले नहीं होती है, बट ड्यूरिंग जब मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो 8th मंथ में टेस्टिस डिसेंड हो जाती हैं इनटू द स्क्रॉटम इन मेल्स। फिर 9th मंथ में फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड लंग्स मेच्योर हो जाते हैं, फीटस अज्यूम्ड हेड डाउन पोजिशन, मतलब आप देखोगे कि जब भी डिलीवरी होती है तो फर्स्ट बेबी का हेड आता है, तो उस पोजीशन में आ जाता है, एंड पार्चुरेशन अकर, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी कह सकते हो आप। तो क्या होता है, अब पार्चुरेशन का टाइम हो गया है, अब फीटस कह रहा है कि मुझे बाहर निकलना है, वो एक्चुअली कह नहीं रहा, बट ऑब्वियसली वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कहता है कि नहीं अब हो गया मेरा टाइम, आई एम फुली डेवलप्ड एंड आई वांट टू गेट आउट। तो पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द यूट्रस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, दैट इज ऑफ 9 मंथ्स, ठीक है। तो पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जो कि कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब फीटल का इजेक्शन, मतलब इजेक्ट कर रहे हैं फीटर को, एंड इट इज अ रिफ्लेक्स ऑफ कोर्स। तो कैसे स्टार्ट होता है, जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है वो कुछ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो मेटर्नल प्यूडिट्री है, दैट इज मम्मी का जो प्यूडिट्री ग्लैंड है, इट विल स्टार्ट टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन निकलता है, फिर वो चीज़ और उसको रिफ्लेक्स मतलब इनिशिएट करती है कि और ऑक्सीटोसिन निकालो, प्यूडिट्री ग्लैंड मदर का मेटर्नल प्रेडेटरी और ऑक्सीटोसिन निकालता है, जिसकी वजह से खूब सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि लीड करता है फीटल इजेक्शन में, मतलब फीटस का इजेक्शन में। एंड ऑल्सो जो मायोमेट्रियम होती है, जो मायोमेट्रियम होती है मैंने आपको बताया है यूट्रस में जो मिडिल लेयर होती है, जो कि
स्मूथ मसल्स की बनी होती है, दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, एंड उसमें आप देखोगे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू फीटल इजेक्शन। ठीक है, एंड लास्टली जब बेबी आ चुका है तो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है, एंड दैट इज ऑल द प्रोसेस। बाद में लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन इज द टाइम वेयर द मेमोरी ग्लैंड्स आर डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जब चल रही होती है तो मेमोरी ग्लैंड्स को डिफरेंशिएट होते हैं ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मिल्क, और उनके मिल्क में कुछ दिन तक कोलेस्ट्रॉम होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन एंटीबॉडी, IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, ए एंटीबॉडी में काफ़ी रिच होता है, विच हेल्प्स द बेबी टू फाइट जो भी मतलब उसको डिजीज वगैरह कुछ भी होने वाले होते हैं उससे उसको लाइक बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है एंड उसको फाइट करने का स्ट्रेंथ देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन।